सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 4। ये मॉक टेस्ट द पंडित्स के ऐप पे कंडक्ट कराए जाते हैं और फ्री फॉर ऑल रहते हैं। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट अब तक नहीं लगा रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट सैटरडे से स्टार्ट होता है और मंडे दोपहर तक आपका लाइव रहता है। तो अगर आपने नहीं लगाया और आप आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, आप कहोगे CPO का पैटर्न अलग होता है, लेकिन भाई प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है और आपको कर लेनी चाहिए। तो आप हर एक एग्जाम के लिए आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगानी चाहिए। तो आप जाके वहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड ये लोग कर रहे होते हैं। कहाँ से मिल सकता है तो आप उनके टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं कि आज हम इंग्लिश में कैसे डिस्कस करने वाले हैं। सो टोटल 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में होते हैं और 25 के 25 हम डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि डिस्कशन कुछ इस तरीके से रहे कि जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका कंप्लीट रिवीजन होता रहे। और मेरी कोशिश यही है कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उसके पीछे पूछने का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताया जाए, समझाया जाए। एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इस बात को भी मैं पूरा ध्यान में रखूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका जो फीडबैक है आपके लिए हो सकता है वो 1 मिनट की बात हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरा पूरा दिन बना सकता है। तो फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। सो आइए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एरर डिटेक्शन का। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। 4 सेगमेंट में है, आपको वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर हो। द गर्ल बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब जैसे आपने देखा द गर्ल सेंटेंस का सब्जेक्ट है भाई। जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो पक्की बात है कि वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। आगे कॉमा लगा के बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट लिख रखा है। अब बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक पार्टिसिपल फ्रेज है। कई बार इसको लोग पार्टिसिपल क्लॉज भी कह देते हैं। बेसिकली ये रिलेटिव क्लॉज का एक रिड्यूस्ड पार्ट होता है। मैं इसको बहुत बार आपको, अगर आप रीडिंग बूस्टर देखते हैं मेरा, तो आप वहां पे बार बार पाते होंगे। जैसे लिखा रहता है ना लीडिंग टू। लीडिंग टू का सेंस क्या होता है, विच लीड्स टू। यहाँ पे क्योंकि गर्ल है यानी पर्सन है तो इसका जो सेंस है ना एक्चुअल में वो है द गर्ल हु इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इसका सेंस यही है हु इज, क्योंकि ये एक्टिव सेंस है हु इज अ। तो इसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिड्यूस करेंगे। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिड्यूस करेंगे तो इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, क्योंकि बी की फॉर्म है, बी आपकी बेस फॉर्म होती है, उसकी प्रेजेंट की फॉर्म होती है इज, एम, आर। पास्ट की होती है वॉज, वर, इसकी आईएनजी होती है बीइंग, बेस फॉर्म बी है और थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो इसको रिड्यूस करके बेसिकली हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। वही काम आपका यहाँ पे कर रखा है। तो बेसिकली ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी एक रिलेटिव क्लॉज है। बात क्लियर है मेरे भाई। तो ये रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस कर रखा है। कितनी बार इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, जैसे हम कह देते हैं द बॉय, इस तरीके से आगे लिख देंगे हु वॉज स्टैंडिंग near the park was his best friend, या हर बेस्ट फ्रेंड लिखते थे, हर बेस्ट फ्रेंड, वह उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब जैसे आप देखेंगे ये पूरा सेंटेंस है, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप आसानी से हु वॉज स्टैंडिंग को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, एक्टिव सेंस है तो सिंपल इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ले आएंगे। तो अकेला अगर हम ऐसे लिख देंगे ना द बॉय स्टैंडिंग नियर द पार्क, तो यानी सिंपल ऐसे द बॉय, और कौन सा बॉय, स्टैंडिंग जो कि खड़ा था, स्टैंडिंग नियर द पार्क के पास। इस तरीके से आपका आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये तो एक्टिव सेंस था, यहीं पे पैसिव सेंस होता, जैसे कि मैं अगर आपके सामने ऐसे लिखूं द मैन हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द मैन हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसके आगे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस मैन के बारे में जो भी चीजें ऐड करेंगे, तो ये देखो सब्जेक्ट है, अगर ये मैन सब्जेक्ट है तो इसके लिए आगे हम बेसिकली क्या ऐड करेंगे, वर्ब ऐड करेंगे, ठीक है। वर्ब ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं स्टोल अ लॉट ऑफ मनी,
यानी कि उसने बहुत सारा पैसा चुराया था। अब यहाँ पे सेंस कैसा है, पैसिव। अगर इस पैसिव को रिड्यूस करना है तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की ईडी फॉर्म से रिड्यूस करेंगे, और इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, द मैन अरेस्टेड बाय द पुलिस, अरेस्टेड बाय द पुलिस। आगे जैसे का तैसा सेंटेंस आपको लिख देना है। यानी कि अगर एक्टिव सेंस हो तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म। अगर पैसिव सेंस हो तो हमें क्या लिखना होता है, V3। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर हु वॉज या हु इज कोई तो ड्रॉप कर रहे हो, आपने यहाँ भी इसी को ड्रॉप किया। बेटा ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आईएनजी फॉर्म पहले से थी तो आपको लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे द रूल दैट led to a lot of problems was introduced by the Prime Minister। अब आप जैसे इस सेंटेंस को देखते हो ना, तो यहाँ पे क्या है, द रूल दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो एक्टिव सेंस है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लीड आपकी वर्ब है, लीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो इस सेंटेंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, द रूल लीडिंग टू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि बेसिक बात आपको क्या सेंस देखना है, जस्ट ये नहीं देखना है कि आईएनजी फॉर्म है या क्या है, ठीक है। लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये अक्सर करके हम कब करते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस अगर हमें ना रख के छोटा करना होता है तो तब ये काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। सो द गर्ल, अब कौन सी गर्ल, हु इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम आसानी से कह सकते हैं कि ये रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसके लिए अभी वर्ब नहीं आई, ये तो आपका क्या है, जस्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, एकदम सही है। बीइंग है, बीइंग वर्ब के बाद में क्या आता है आपका, कॉम्प्लीमेंट आता है, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल ये है, यानी कि यहाँ तक एकदम सही है। अगर आगे हम देखेंगे तो सी लिख दिया। अब देखो इस जो सब्जेक्ट था इसके लिए तो वर्ब अब तक आई नहीं, एक सब्जेक्ट और लिख दिया। आगे लिख रखा है विल आपकी हेल्पिंग वर्ब, टॉप आपकी मेन वर्ब। तो विल टॉप, कौन टॉप करेगा, द गर्ल विल टॉप। और किसको टॉप करेगी, द क्लास। आप कहोगे कि ये जो सी है ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट पहले से, अगर ये एक्स्ट्रा है तो इसको हमें हटा देना है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर करके हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं या एक्स्ट्रा आपके प्रोनाउंस होते हैं खास करके, उनको हमें हटा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी को ड्रॉप कर देना पड़ेगा। सो द गर्ल बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, द गर्ल हु इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। बस ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, हु इज में हम जस्ट उसको डिफाइन करते हैं, और बीइंग कई बार आपका कारण दिखाने के तरीके से भी आ सकता है, रीजन को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो द गर्ल, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विल टॉप द क्लास। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है द मैनेजमेंट यील्डेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टाफ एज इट फाउंड देम डैश। सो द मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, यील्डेड आपकी वर्ब है। यील्डेड का मतलब है किसी के सामने हार मान लेना। अच्छा, यील्ड का मतलब कई बार ये भी होता है, जैसे आपकी फसल वगैरह है वो कुछ यील्ड करती है, इसका मतलब है कि वो कुछ प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करना। तो हार मान लेना और प्रोड्यूस करना दोनों ही चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यील्ड किया है किसके सामने, द रिक्वेस्ट, यानी कि जो विनती थी, जो रिक्वेस्ट थी, किसकी रिक्वेस्ट थी, तो ऑफ प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है द स्टाफ, एज क्योंकि, इट फाउंड, इट यानी कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने पाया, देम यानी कि उन रिक्वेस्ट को, कैसा पाया भाई, मैनेजमेंट ने अगर रिक्वेस्ट मान ली है, इसका मतलब है रिक्वेस्ट कैसी रही होंगी, इलीगल। इलीगल रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा, ये आपका एकदम गलत है। इलीगल यानी जो लीगल ना हो। एक है इर्रेशनल, इर्रेशनल का मतलब है इलॉजिकल, तो ये भी नहीं होगा। इर्रेशनल होगी तो कैसे मानेंगे। एक ऑप्शन है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, जेन्युइन, तो आपको ये आपका आंसर सही हो सकता है। एक है फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डील विथ, कोई चीज जिससे डील कर पाना मुश्किल हो, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हालांकि कुछ और ऑप्शन और दिया होता है ना, तो फॉर्मिडेबल को एक तरह से मान सकते थे कि रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि उसको झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर लेजिटिमेट ऑप्शन है तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा।
इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ये कंडीशनल एक सेंटेंस है। इफ आपका कंजंक्शन है, कंडीशनल को बता रहा है। आई सब्जेक्ट है, वर आपकी वर्ब है। आप कहोगे आई के साथ तो वॉज आना चाहिए, नहीं। जब हम अनरियल कंडीशंस की बात करते हैं तो आई हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर आता है प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन या प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर मैं होता, क्या होता, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अगर मैं होता तो मैं हॉलीडेज को बड़ा कर देता। भाई अगर इधर वर आए या V2 आए तो मेन क्लॉज में आपका वुड प्लस V1 आता है क्योंकि प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन है। अगर इधर हैड प्लस V3 आए तो इधर वुड हैव प्लस V3 आता है क्योंकि वो आपकी पास्ट की अनरियल कंडीशन है। हालांकि समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कंडीशन आपकी पास्ट की रहे। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं अगर 2 साल पहले आपसे ना मिला होता तो हम आज साथ नहीं होते। इफ आई हैड नॉट मेट यू 2 years ago, we would not be together today। हम आज साथ नहीं होते। हमारा मिलना पास्ट की घटना है इसीलिए वो पास्ट की कंडीशन दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ होना वो आज प्रेजेंट की सिचुएशन है तो वहां पे वुड प्लस V1 लिख रहे हैं हम। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, कब होता, आज। अगर मैं आज प्राइम मिनिस्टर होता तो हॉलीडेज को कब बड़ा करता, आज बड़ा करता या फ्यूचर में बड़ा करता। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिजल्ट आपका पास्ट का नहीं है। तो वुड हैव प्लस V3 तो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट आपका गलत हो जाएगा। विल मेक आ नहीं सकता है क्योंकि ये रियल कंडीशन को दिखाता है, मतलब रियल रिजल्ट के लिए आता है। जब कंडीशन ही अनरियल है तो रिजल्ट कभी भी रियल नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे भी वुड हैव लगा रखा है और इसके बाद में V1 लिख दिया तो ये वैसे ही गलत है। सो आई वुड मेक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। मैं जो हॉलीडेज है उनको लॉन्गर कर देता। आप में से कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्यों किया है, लॉन्ग क्यों नहीं लिखा है। मेरे भाई कंपैरिजन 2 तरीके से हो सकता है। एक एकदम एक्सप्लिसिट होता है, देन लगा रखा है तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये आप हमेशा पढ़ते आए हैं। कई बार जो आपका कंपैरिजन होता है वो एक्सप्लिसिट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, इंप्लाइड होता है, हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है। अगर इंप्लाइड कंपैरिजन आपका है, इसका मतलब है जितने लंबे अभी हैं उससे और लंबे कर देता। तो आज की सिचुएशन और आगे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उसकी सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस होता। तो उन दोनों सिचुएशन में हॉलीडेज की जो लेंथ है उसको कंपेयर किया गया है, तो इंप्लाइड कंपैरिजन है, इसीलिए लॉन्गर आपका एकदम करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई वुड हैव मेड द हॉलीडेज, मतलब हॉलीडेज लॉन्गर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। विच ऑफ दीज 2 गर्ल्स, 2 में से एक को चूज करना है। 2 में से एक की बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो सबसे पहले टॉल गलत है और टॉल गलत है। अच्छा 2 में से एक की बात करनी है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, इसीलिए आर वाला गलत है, इस वाला करेक्ट हो जाएगा। आंसर आप सीधे सीधे मार्क कर सकते हो। आप में से कुछ बच्चों को डाउट लगेगा कि 2 में से एक को चूज करने के लिए, सिलेक्शन को दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये आपने रूल बहुत जगह पढ़ा होगा, काफी लोगों ने पढ़ाया होगा। मैंने लेकिन शायद पंडित्स के मॉक के दौरान एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, आई गेस ये जो पिछला मॉक था उससे जो पिछला मॉक था यानी सेकंड मॉक जो था उसमें ये क्वेश्चन था। मैंने वहां पे भी समझाया था आपको कि जरूरी नहीं है कि 2 में से एक का चयन करना है तो कंपैरेटिव के पहले द आए। कंपैरेटिव के पहले द तब आता है जब या तो कंपैरेटिव डिग्री को ऑफ के पहले प्रयोग करें या फिर कंपैरेटिव डिग्री को सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो ऐसे केस में द आता है। इसके अलावा जब कंपैरेटिव डिग्री रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज को दिखाती है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है। ये वाला रूल एक बहुत ही फर्जी रूल है जो थोड़ा सा लोग पता नहीं ध्यान नहीं देते या क्या नहीं करते। मैं किसी की नॉलेज पे डाउट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना सवाल उठाना चाहता हूँ। मुझे लगता है जब ऑफ के पहले कंपैरेटिव डिग्री द आएगी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो द लगाना मैंडेटरी है। यानी कि अगर ऐसे ही सेंटेंस ये होता कि हु इज द टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स तो द आता, हु इज टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स तो टॉलर के पहले द लगाना पड़ता, हु इज द टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स, इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर इस टॉलर के इमीडिएट बाद में ऑफ लिखते तो द आता, पहली कंडीशन। दूसरी फिर बता रहा हूं, अगर कंपैरेटिव डिग्री को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना दो, क्योंकि ये रूल तो आपने पढ़ा है ना हमेशा से ही कि अगर एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो जैसे द रिच, द पुअर लिखते हैं ना, तो एडजेक्टिव को साथ अगर द लगा देते हैं तो वो नाउन के तरीके से काम कर जाता है। ऑफ के पहले भी हमें नाउन चाहिए होता है, इसीलिए द टॉलर लिखते हैं हमें, इसीलिए द टॉलेस्ट लिखते हैं हम। थोड़ा सा गहराई में अगर जाओगे ना, कभी अगर डिटेल में चीजों को समझोगे
तो समझ आएंगे। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे फ्रेशर भी हैं, तो मैं उनके साथ में अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाकी ये टॉलर एकदम करेक्ट है। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, पहला वर्ड दिया डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी में PAN आता है, ठीक है। तो पेंसी पेंसी करके याद रख लेना, पांसी, ठीक है। पांसी पांसी कुछ ट्रिक टाइप में, तो PA आता है, ध्यान देंगे। तो IEA तीनों ही अलग अलग वोवेल है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि दो चीजें जो कि सामान्यतः सिमिलर होनी चाहिए थी वो अलग हैं। खास करके कोई रिपोर्ट है, पहले एक रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई, दोनों में डिस्क्रिपेंसी पाई गई, यानी कि जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं पाया गया, तो डिस्क्रिपेंसी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। एक वर्ड दिया है आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज आपका एकदम सही, डिस्पैरेज करना यानी कि बेसिकली किसी को नीचा दिखाना। डिवाइड में DI आता है, ठीक है। एग्जाम्पलरी भी बेसिकली आपका A का यूज किया जाता है, जो चीज एग्जाम्पल देने लायक हो, बेसिकली जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज टू रिवर्स डैश ईच अदर। अब आपका ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। सो रन थ्रू, रन अवे, रन इनटू, रन डाउन, ठीक है। ये शायद डायरेक्शन यहाँ पे गलत डल गई गलती से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिलर का होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दीज टू रिवर्स डैश ईच अदर। जैसे ही आप देखोगे रन थ्रू है, रन अवे है, रन इनटू है, रन डाउन है। सबसे पहले रन डाउन करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब कोई चीज रन डाउन करती है इसका मतलब है उसका रिड्यूस होना, उसका कम होना, ठीक है। ये रिड्यूस होने को दिखाता है, कम होने को दिखाता है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, और रन थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से पास होना, खास करके किसी लिक्विड वगैरह का, ठीक है। सो किसी चीज से अगर कोई रन थ्रू कर रही है यानी कुछ अंदर से होके पास हो रही है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर से पास होती है? नहीं, दोनों रिवर एक दूसरे से टकराती हैं, मिल जाती हैं। दो चीजों का मिलना या टकराना रन इनटू कहलाता है। सो रन इनटू बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। सो दीज टू रिवर्स रन इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराती हैं और मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। सो सिनोनिम पूछा गया है, अ ग्लीम ऑफ लाफ्टर लिट हिज आईज। सो ग्लीम ऑफ लाफ्टर, ग्लीम का मतलब क्या होता है? चमक, चमक। तो ग्लीम का मतलब, सो देखो एक तो है मिजरी। मिजरी बेसिकली क्या है, जब किसी की खराब कंडीशन चल रही होती है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं। इसके अलावा साउंड तो आवाज है। ये होता है गिगल, गिगल बेसिकली हंसना होता है, तो गिगल भी आपका नहीं होगा। सीन का मतलब होता है चमक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। इनर्सिया का एंटोनिम पूछा है। इनर्सिया जानते हैं क्या होता है? इनर्सिया होता है लैक ऑफ एनर्जी, आलस एक तरीके से, ठीक है। आलस से जो होता है इनर्सिया, जब लेजीनेस जो होती है ना, लथार्जी जिसको हम बोल देते हैं, वो बेसिकली आपका। सो लैक ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ताकत की कमी कह सकते हैं हम, ठीक है, ताकत की कमी किसी के अंदर। तो होल का मतलब तो कंप्लीट है, तो ये तो नहीं बनेगा। कंपोज्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शांत है, शांत स्वभाव का है, तो ये इसका एंटोनिम तो नहीं बनेगा। हिंडरेंस का मतलब होता है किसी चीज में बाधा, तो ये भी नहीं बनेगा। विगर का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्ट्रांग होना, किसी का मजबूत होना, जिसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, तो आप कहोगे दिस इज द करेक्ट एंटोनिम, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, सच क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश द ग्रोथ ऑफ व्हीट। ये भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। देखो कंड्यूसिव के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपकी आती है टू प्रेपोजिशन, जो कि सामान्यतः डेस्टिनेशन या रेसिपिएंट को दिखाती है। तो ये जो क्लाइमेट है, ये कंड्यूसिव होने का मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव होने का मतलब है फेवरेबल होना, किसी चीज के लायक होना, ठीक है। सो कंड्यूसिव नहीं है, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए कंड्यूसिव नहीं है? तो इसका रेसिपिएंट कौन है बेसिकली, कंड्यूसिव होना या नहीं होना। तो जो ग्रोथ है तो एक रेसिपिएंट के रूप में काम करता है, इसीलिए टू हो जाएगा। विथ बेसिकली रिलेशनशिप को दिखाता है। ऑन बेसिकली किसी चीज का किसी सरफेस पे होना दिखाता है, और एट बेसिकली किसी चीज का किसी पॉइंट पे होना दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वेट हिज विशल। वेट हिज विशल ये आपका ईडियम है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? वेट हिज विशल का मतलब होता है दारू वारू पीना बेसिकली, ठीक है। सो कुछ ड्रिंक करना, तो देख लेंगे एक बार। सेटिस्फाई वंस क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी की बेसिकली जो अंदर से उत्सुकता होती है ना, वो कुछ जानने की इच्छा, कीननेस हम कह सकते हैं, ठीक है, कीननेस, क्यूरियोसिटी, तो वो नहीं होगा। टेक अ शॉर्ट रेस्ट, रेस्ट लेने का कोई सेंस नहीं है। इंगेज इन अ लाइवली कॉन्वर्जेशन, एक मतलब लाइवली का मतलब है हंसता खेलता एक तरीके से, जहाँ पे लोग बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लाइवली कॉन्वर्जेशन, वो भी नहीं होगा। तो हैव अ ड्रिंक यूजुअली ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल वगैरह पीना बेसिकली, ठीक है। हालांकि एल्कोहल बाकी बहुत खराब चीज़ है, पीना नहीं चाहिए। एल्कोहल बहुत सारे परिवारों को, घरों को बर्बाद कर सकता है। आपने देखा भी होगा, मैंने रिसेंटली एक
वीडियो स्मोकिंग पे बनाई थी, मैं अल्कोहल पे भी बनाना चाह रहा था बट अभी वो बन नहीं पाई है, क्योंकि जीवन में अगर मैं एक लिक्विड है जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा हूं तो वो अल्कोहल है, कभी नहीं पीना चाहिए आप लोगों को भी। आ जाइए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स ऑफ कॉर्न आर अ फ्रेश वाटर कास्केड। अगर इस सेंटेंस को समझना है, सबसे पहले मैं आपको एरर समझा देता हूं, कैसे आप एरर निकाल सकते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। अक्रॉस आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। अक्रॉस प्रेपोजिशन का मतलब होता है इस यहां से लेके यहां तक, कवरिंग एवरीथिंग, ठीक है। अक्रॉस का यूज खास करके इस छोर से उस छोर के सेंस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, खास करके सरफेस को दिखाता है पूरे को। सो अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स, वास्ट यानी कि बड़े, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, फील्ड्स। और कैसे फील्ड्स हैं, वास्ट है। और क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो आगे दोज आ रखा है, दोज यानी कि वो, आप कहोगे यहां तक ठीक है। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है दीज आना चाहिए, मेरे भाई हमें तो यही नहीं पता कि नियर की बात है या फार की बात है, तो हम यहाँ पे दीज कैसे कहते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि आर आ रखा है इसके लिए, तो क्या पास्ट थोड़ी ना है सर, ये तो प्रेजेंट है तो दीज हो। मेरे भाई अगर हमें दूर की बात करनी है, जरूरी नहीं है दोज हो, दीज हो, दैट हो या दिस हो। लोगों को लगता है कि पास्ट है तो दैट या फिर दोज आएगा, प्रेजेंट है तो दिस और दीज आएगा, ऐसा नहीं है। हमें दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए। हम प्रेजेंट में रहते हुए दूर की चीजों की बात दोज कह के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, कह सकते हैं। भाई हम यहाँ खड़े हैं और जो वास्ट फील्ड्स हमसे बहुत दूर है हम उनकी बात कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते? वेरी मच पॉसिबल यार। हम पास्ट में रह के दीज की भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है जो मैं कभी नहीं खरीद पाया और वो कोई और खरीद ले गया, और वो कोई और मेरे पास में खड़ा है, मैं कहूंगा दिस वॉज माई ड्रीम कार, ये मेरी ड्रीम कार थी, तुमने खरीद ली। कह सकता हूं पास्ट की बात यार, अब नहीं है ड्रीम तो दिस वॉज माई ड्रीम कार कह सकते हैं। तो दिस को पास्ट में यूज करना या दैट को प्रेजेंट में यूज करना, इट्स नॉट अनयूजुअल, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो पहली चीज तो दूर की बात हो रही है तो हो सकता है पॉसिबल है, तो यहां पे इस पार्ट में एरर नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, ये अक्रॉस प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट फील्ड्स है, जहां पे वास्ट आपका एडजेक्टिव और दोज आपका डिटर्मिनर है। ऑफ प्रेपोजिशन है किस चीज के फील्ड्स, कॉर्न के, तो कॉर्न उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी नहीं आया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां है, आप कहोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक्चुअल में अ फ्रेश वाटर कास्केड। कास्केड जानते हैं, जो झरना होता है आपका, ठीक है। झरना जो होता है उसको ही कास्केड बोल देते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखोगे तो ये आपका सब्जेक्ट है। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, ये उल्टा कैसे हो गया? मेरे भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसका यूज कर लें, किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज कर लें, और उसके बाद में जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं या तो वो बी फॉर्म में हो, यानी कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब की हो, या फिर आपका ऐसी वर्ब हो जो मूवमेंट या नॉन मूवमेंट को दिखाता है, लाइक लिव हो गया, लाई हो गया, स्टैंड हो गया, सिट हो गया, रोल हो गया, फ्लाई हो गया, मार्च हो गया, हैंग हो गया, ठीक है। हैंग जनरली कम आता है लेकिन फिर भी ये आपके वर्ड्स होते हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं, गो हो गया, कम हो गया, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो कि अगर इन वर्ब में से कोई वर्ब हो और सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। मैंने वर्ब के एग्जांपल दे दिए, प्लस में आपका क्या आता है, नाउन। ध्यान देना यहाँ पे ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। आप कहोगे सर फिर सब्जेक्ट लिखो ना, नाउन क्यों लिख रहे हो? बेटा सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा है मैंने क्योंकि सब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में प्रोनाउन को यूज किया जाना इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर सकते। ये फुल इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन चैप्टर में मैं हमेशा इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, नाउन आता है, यहाँ पे वर्ब आती है। इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमें देखना है, सॉरी इस नाउन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, क्योंकि यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसीलिए आपने अक्सर करके देखा होगा, आप ऐसे लिखते हैं देयर lives two young ladies। अब आप जैसे ही आप देखोगे सेंटेंस किससे शुरू हुआ, देयर से, ठीक है। देयर से शुरू हुआ, ये वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट आपका कैसा है, आप कहोगे प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। इसीलिए लिव्स की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, देयर लिव लिखना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा देयर लिव्ड अ किंग, तो लिव वगैरह ही वर्ब आती है और कभी आपने यहाँ पे प्रोनाउन नहीं देखा होगा, ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते हैं देयर लिव्स सी, नहीं लिख सकते हैं। देयर सी लिव्स कह सकते हैं या सी लिव्स देयर कह सकते हैं। देयर पीछे जा सकता है, क्यों? क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि देयर भी क्या अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रोनाउन का आना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स, यानी कि उन फील्ड्स के
दूसरे तरफ, ठीक है, उन फील्ड्स पे पूरे अक्रॉस दो वास्ट फील्ड्स की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये तो प्लेस बता रहे हैं भाई, इस फील्ड को प्लेस ही तो मानेंगे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, ये आपकी वर्ब आ गई, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, ये है। अगर ये सब्जेक्ट देखोगे तो कास्केड तो एक ही है, झरना तो एक ही, अगर झरना एक है तो इज का प्रयोग करेंगे ना कि आर का। तो अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कैंटेंकरस का सिनोनिम पूछा है। कैंटेंकरस का मतलब होता है कि व्यक्ति जो नोइजी है, क्वारलसम है, झगड़ालू टाइप का है। सो प्रेज वर्दी यानी तारीफ करने योग्य, ये बिल्कुल नहीं बन सकता है आपका, ठीक है। नाउ क्या साइलेंट सिंफुल बन सकता है? सिंफुल का मतलब है जो पाप वगैरह करते हैं, ठीक है, पापी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा क्या वेवरिंग बन सकता है? वेवर करने का मतलब है अपनी बात पर ना टिकने वाला, एक व्यक्ति जो कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, ये भी नहीं बनेगा। सो क्वारलसम इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एक्चुअली हैड द टेमेरिटी टू टेल हर टू लूज वेट। टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, बोल्डनेस। अगर हम बोल्डनेस की बात कर रहे हैं और इसका क्या पूछा गया हमें, एंटोनिम। सो एंटोनिम बोल्डनेस का क्या हो जाएगा, ग्रेजुटी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कुछ ग्रांट होता है ना। टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोक, तो आप मतलब डरपोकता कह सकते हैं, ठीक है, तो ये टिमिडिटी आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑडेसिटी तो इसका सिनोनिम हो जाता है। एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी, तो ये भी नहीं बनेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल डू नॉट नो द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ टिल दे डैश इट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है लाउज। क्या वर्ड दे रखा है, लाउज। एक बार फटाफट से मीनिंग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। अब पहले सेंटेंस को समझना, हमें जरूरत किस चीज की है। पीपल आपका सब्जेक्ट है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नो आपकी मेन वर्ब है। द ब्लेसिंग आपका बेसिकली क्या है, इस नो का ऑब्जेक्ट है, ऑफ आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। किस चीज की ब्लेसिंग है, हेल्थ। और कब तक नहीं जानते, तो टिल आपका एक कंजंक्शन है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि टिल हो या अनटिल हो, ये दोनों ही बेसिकली सेम सेंस देते हैं, और इसका मतलब होता है कि जब तक ये काम ना हो जाए। तो दे आपका क्या है, आगे सब्जेक्ट है, तो यहां पे आपको जरूरत किसकी है, वर्ब की है। अगर आपको जस्ट आंसर मार्क करना है तो लाउज भी नाउन होता है, ठीक है, ये लॉस भी नाउन होता है, और लूज आपका बेसिकली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये वाला जो लूज है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपकी प्लूरल यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं मीनिंग की। देखो एक बार सबसे पहले देखेंगे, लॉस का मतलब नुकसान हो गया, लूज एडजेक्टिव है, ढीला। ये जो लाउज होता है, ये आपने देखा होगा, जो जू होते हैं ना बालों में जो पड़ते हैं, उनको लाउज बोल देते हैं। बेसिकली एक ऐसा इंसेक्ट जो कि ह्यूमन या एनिमल बॉडी पर रहता है, उसी पे फीड करता है उसको, ठीक है। हालांकि इसको वर्ब के तरीके से भी यूज किया जा सकता है, जिसमें इसका मीनिंग आता है बेसिकली किसी काम को बिगाड़ देना, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी नहीं है। तो ये हेल्थ को लूज करते हैं लोग, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूज करना। इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है, LOST, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होती है। आगे देखेंगे, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। म्यूजिक वाले व्यक्ति को बेसिकली क्या बोलते हैं, वर्चुओसो बोलते हैं। वर्चुओसो बेसिकली म्यूजिशियन होते हैं जो बहुत ही हाईली स्किल्ड होता है। वेटेरन का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन नाउन होता है वेटेरन, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति खास करके जो आर्मी वगैरह में काम कर चुका है लंबे टाइम तक, वो। वर्साटाइल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में मैनी टैलेंट्स होते हैं, हैविंग मैनी टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स जिसके पास में होते हैं। नोबॉइस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम जीरो एक्सपीरियंस है। नाउ यू लीन अपॉन अ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड आपका ईडियम है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी सपोर्ट जो कि फेल हो जाए। अब एक बार ऑप्शन में से देखेंगे तो आप आसानी से मार्क कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट तो एंटोनिम हो जाएगा। अ पर्सन हु इज वीक एंड अनेबल टू प्रोवाइड सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, एक ऐसी सपोर्ट जो फेल हो जाए। अ पर्सन हु इज वेरी रिलायबल, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। वेरी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस है, हमें यही चाहिए था, यही आपका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो माफी चाहूंगा, जो दूसरे राइटर से कॉपी करता है। सबसे पहले कॉपीराइटर मत मार देना। देखो कॉपीराइट एक तो होता है अधिकार, एक तरीके से किसी चीज का हम कॉपीराइट लेते हैं। कॉपीराइटर जो होता है ना व्यक्ति, ये वो व्यक्ति होता है जो एडवर्टीजमेंट्स के लिए कुछ लिखता है, उसको कॉपीराइटर कहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला आपका प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिज्म आपने सुना होगा, ठीक है, या प्रैग्मेटिक आपने सुना होगा। प्रैग्मेटिक या प्रैग्मेटिस्ट बेसिकली होता है जो आपका प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है,
जो प्रैक्टिकल व्यवहारवादी जो होता है, यथार्थवादी जो होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। एक है फिलेटलिस्ट, ये बेसिकली जो स्टाम्प्स कलेक्ट करता है, जो पोस्ट वाली स्टाम्प्स होती हैं वो। और प्लेगरिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दूसरे राइटर से चोरी करता है, चोरी करके जो लिखता है, और इस एक्ट को प्लेगरिज्म कहा जाता है। प्लेगरिज्म चोरी करना, प्लेगरिस्ट बेसिकली जो चोरी करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। देखो, और अनफेयर ट्रीटमेंट, इससे तो शुरू कर नहीं सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन एक पॉलिसी है दैट ट्राइज टू मेक अप फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये भी कह सकते हैं दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रखी है, तो ये पॉलिसी से कनेक्ट है। एक पॉलिसी जो कि ट्राई करती है मेकअप करना फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप कहोगे बीसी पेयर है, एक बार बीसी का पेयर देखो एक बार कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपको PQRS अगर बेहतर तरीके से सीखने हैं तो मैं आपको भाई जस्ट 1 मिनट के अंदर एक ऐसी चीज बता सकता हूँ, आप अगर देखोगे ना तो PQRS आपके गलत नहीं होंगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ भाई। उससे बढ़िया आपको ना कंटेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप 20 जगह देख के आए हो PQRS, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर का ऐसा कंटेंट आपको बता सकता हूँ। CPO मेंस का जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही आपका एग्जाम है, ठीक है, CPO मेंस का अगर एग्जाम है तो CPO मेंस के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो जैसे ही आप इसी चैनल जिस पर भी वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे जो पिछली ही वीडियो है, अगर वो वाली वीडियो देखोगे वीडियो के सेक्शन में, तो ये वाली आपको दिख जाएगी PQRS वाली। तो ये PQRS वाली वीडियो आप देखना, CPO के लिए खास करके हमने बनाई थी। इसमें वो वाले भी क्वेश्चन है जो 1 to 6 होते हैं। देखो 1 to 6 के नाम पे मैं ऐसा नहीं है कि घर बैठ के 4 क्वेश्चन डिजाइन करके ले आया, उसमें पहले से सोच के आया हूँ कि एक ये वाली ट्रिक लगनी है, उसके हिसाब से ऑप्शन डिजाइन करके ले आया और वही लगा के बता दी। मैं जो पेपर एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं वही क्वेश्चंस लिए हैं, और उनका क्या बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो। जस्ट ये नहीं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, सबसे पहला मैं यही सिखाता हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कैसे मारना है, लेकिन साथ में मैं बेटा ये भी सिखाता हूं कि अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसे नहीं किसी और तरीके से होते तो और क्या सोच सकते थे। मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ। ये वीडियो एक बार जरूर देखना, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे बेहतर PQRS का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, ओपन चैलेंज टाइप की है ना। तो बाकी देखते हैं, आ जाइए एक बार। तो ये आप देख सकते हैं, एक तो BC, अब BC और कहीं तो है नहीं, तो आंसर आपका संभावना यही हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि संभावनाओं पे नहीं चलते हमेशा, जब तक 100% श्योरिटी ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हो सकता है अनफेयर ट्रीटमेंट को कोई मान ले कि ये एंटीसीडेंट हो सकता है। भाई रिलेटिव प्रोनाउन है तो एंटीसीडेंट होगा सिंगुलर, तो पीपल वाला तो नहीं बन सकता, लेकिन ट्रीटमेंट वाला तो बन ही सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? ट्रीटमेंट भी तो हो सकता है जो कि ट्राई करता है मेकअप करना पास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। हालांकि वो सेंस गलत हो रहा है, लेकिन मैं सेंस से बताना नहीं चाह रहा हूँ आपको। सेंस से निकालोगे तो अनफेयर ट्रीटमेंट कभी भी मेकअप करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो पक्का आंसर तो यही होगा। बाकी फिर भी आप और क्या देख सकते हैं? अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी, और देखो यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट है और लगा रखा है, और है यानी कि जोड़ा है किसी चीज से, तो इसके पहले भी कुछ इस टाइप का होगा, तो आप देखोगे पास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हो कि CA आपका मैंडेटरी पेयर बनेगा। अब CA देखो, एक तो यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इससे भी ये आपका नहीं बन पा रहा है, तो पक्की बात है कौन सा रहा होगा? A ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRS में चाहता हूँ थोड़े से और अच्छे रहें, इसमें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि PQRS मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिस बेहतरीन अंदाज से मैं आपको समझा सकता हूँ शायद आपको और कई जगह ना मिले। आ जाइए। सो हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन होना चाहिए, ये यू क्वेश्चन नहीं होगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला योर क्वेश्चन होना चाहिए, तो पहले एरर ही बता देता हूँ। हैज हेल्पिंग वर्ब है, एनीबडी आपका सब्जेक्ट है। एनीबडी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका ये सिंगुलर वर्ब आ रखी है। हैज के बाद में मेन वर्ब आपकी आंसर्ड आ गई। आंसर्ड व्हाट? क्वेश्चन। भाई किसका क्वेश्चन? क्वेश्चन नाउन है, नाउन के पहले एक और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डिटरमिनर का यूज करेंगे, इसीलिए हमने पजेसिव केस जो कि डिटरमिनर के तरीके से, कुछ लोग इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं तो कुछ लोग पजेसिव डिटरमिनर कहते हैं। तो यहाँ पे योर होना चाहिए, ये मे बी टाइपिंग एरर है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब योर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते टाइम आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव आपको बनाना है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा। पहले में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, ये गलत। हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, ये भी गलत। 2 ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैव है। पहली बात तो यू है ही नहीं, आप कहोगे यू लिखा हुआ था, हो सकता है सर सही लिखा हो, वैसा नहीं है मेरे भाई। दूसरी चीज आप ये भी देखिएगा कि देखो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पूरा उठ के आगे आएगा। अगर पूरा उठ के आगे आएगा तो योर क्वेश्चन आगे आ गया, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब हैज आ गई। यू था ही नहीं तो यू और हैव दोनों का कोई सेंस नहीं बनता, सी करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, आप में से कुछ बच्चों को लगेगा एनीबडी कहाँ गया। सामान्यतः बाई के बाद में ऐसे फ्रेजेस, अगर ऐसे सब्जेक्ट आ जाए जो जनरल है, एनीबडी आ जाए या समबडी आ जाए
या मान लीजिए पीपल लिख दिया जाए, यानी कि कुछ जनरल शब्द आ जाए, यानी कि जेनेरिक प्रोनाउंस या जेनेरिक वर्ड्स अगर आपके सब्जेक्ट हो तो बाई के साथ में उनको लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये जेनेरिक वर्ड है, जनरल शब्द है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो अपने आप में क्या है, जनरल होते हैं, तो बाई एनीबडी, बाई वन, ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका है नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन आगे पास्ट है तो ये टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा तो आर को वॉज वर्ब में बदलेंगे। वॉज वर्ब में बदलेंगे तो देखो यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे वॉज है। लेकिन ध्यान देंगे जब भी हम नरेशन का क्वेश्चन करते हैं तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्वेश्चन को असैरेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, असैरेटिव में चेंज करना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नाउ ये आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार खुद भी देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, और भाई फिर एक बार इसको देखते हैं। There are innumerable benefits of walking for 30 minutes a day even if it is not 10,000 steps every day। कहा गया है देयर आर, देखो देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, यानी कि ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है आपका बेनिफिट्स। और कितने बेनिफिट्स हैं, इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब है अनगिनत, अनगिनत बेनिफिट्स हैं। तो ये आपकी वर्ब आ गई, क्योंकि बेनिफिट्स प्लूरल नाउन है तो वर्ब आपकी प्लूरल आ गई। किस चीज के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ, किस चीज के, वॉकिंग, वॉक करने के। कितना वॉक करना है, तो फॉर प्रेपोजिशन आ गई, पीरियड को दिखाने के लिए फॉर आ जाता है, फॉर 30 मिनट्स अ डे, 30 मिनट पर डे। हालांकि यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन को ड्रॉप करना भी पॉसिबल होता है। जब हम एक पीरियड की बात करते हैं तो अक्सर करके फॉर को ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका टेंस परफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स तो फॉर ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स तो फॉर वहां भी सही है, लेकिन मैं सिंपल भी कह सकता हूँ ही स्लीप्स 6 आवर्स। तो जब हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो और ड्यूरेशन हमें लगाना हो तो फॉर को ड्रॉप करना पॉसिबल होता है। मैं कह सकता हूँ आई स्टडी 2 आवर्स, मैं ये भी कह सकता हूँ आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो अगर सिंपल टेंस है तो ऐसे केस में फॉर को ड्रॉप करना पॉसिबल है, ये बात ध्यान रख लेना, खास करके नंबर और आगे कुछ लिख रखा हो। ठीक है, तो ध्यान देंगे आगे। सो वॉकिंग आपका क्या हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में कोई वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक है, फॉर प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया 30 मिनट्स, 30 मिनट्स अ डे। 30 मिनट्स अ डे का मतलब है 30 मिनट्स पर डे। ये जो ए है ये कई बार हमें इस रेट को दिखाने के लिए भी आता है, तो पर डे का सेंस आ गया। इवन इफ आपका कंजंक्शन है, ये इफ को एम्फेसाइज करने के लिए इवन, बेशक, चाहे, यदि, अगर ऐसा हो कि इट इज नॉट 10,000 स्टेप्स एवरी डे, बेशक एक दिन में 10,000 स्टेप मत चलो लेकिन आधा घंटा जरूर चलो, ये यहाँ पे कहा गया है। डॉक्टर सुधीर कुमार, ये अगली क्लॉज का आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, एवरीडे जब एडवर्ब होता है फ्रीक्वेंसी को बताता है तो अलग अलग लिखते हैं। एवरीडे जब किसी नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव होता है तो ऐसे केस में इसको एक ही शब्द के रूप में लिखते हैं, वो एडजेक्टिव होता है, दैनिक का सेंस देता है। ठीक है, अगली क्लॉज में शुरू हुए डॉक्टर सुधीर कुमार, हु इज अ कंसल्टेंट, तो यहाँ पे हु इज को ड्रॉप कर रखा है, सिर्फ अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो आपके दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना, जो ब्रेन को ट्रीट करते हैं, उनको बोल देते हैं। सैड, तो ये सब्जेक्ट था, ये इसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी थी जिसको हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। अगर आपने मेरे से पहले भी कभी देखा है वीडियो मेरा तो ये जरूर सीखा होगा। ठीक है, सैड आपकी क्या आ गई, वर्ब आ गई, तो सुधीर कुमार सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ गई सैड। क्या कहा है, तो दैट कंजंक्शन है। 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, 30 मिनट की अगर वॉक की हम बात करें, इज डैश विथ, ये किस चीज से है, सेवरल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। सो डैश विथ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है सेवरल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। ये नाउन है, कैसे बेनिफिट्स हैं, रिलेटेड, किससे रिलेटेड, हेल्थ से, और कितने हैं वो, सेवरल हैं, कई सारे हैं। ठीक है, तो आप पाओगे कि इज आपकी वर्ब आ रखी है, आगे हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव लगाना है तो प्रिफर्ड, ये प्रिफर्ड जो है प्लिफर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ है। प्लिफर का मतलब होता है छोटे अमाउंट में कुछ चोरी करना। ठीक है, कल्टीवेट करना, भूमि वगैरह में फसल वगैरह उगाना, काटना, वो सब आ जाता है आपका, ये भी नहीं बनेगा। इसके अलावा इंटीमेटेड, इंटीमेट आपका जनरली एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है क्लोज होना। ठीक है, इंटीमेट, और लिंक करना, इसको वर्ब के तरीके से भी लगा सकते हैं, ये भी नहीं बनेगा। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ होना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जो 30 मिनट की वॉकिंग है वो जुड़ी हुई है बहुत सारे सेवरल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट से। दीज डैश
दीज डैश, दीज किसके लिए आया है? यही जो बेनिफिट्स की हमने अभी अभी बात की है, और इसीलिए आपने बार बार देखा होगा पीक्यूआरएस में भी हम कहते हैं कि जो दीज वाला सेंटेंस होता है वो इमीडिएटली उस नाउन के बाद आता है जिस नाउन के बारे में वो बात कर रहा है। तो यहाँ बेनिफिट्स लिखा, इसके इमीडिएट बाद में हमने क्या लिखा? दीज लिखा, तो दीज इसी को रेफर कर रहा है, ठीक है। सो दीज आपका प्लूरल है, तो आगे वर्ब कैसे आनी चाहिए? प्लूरल। आपका ये जो पैसेज है किसमें चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में, आगे आर आ रखा है आपका। यहाँ पे सैड बेशक आया, इसने किसी बाद में कही है, ठीक है बात, लेकिन ये पैसेज जो है जनरल सेंस को कन्वे कर रहा है, ठीक है। सो जनरल सेंस को कन्वे कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे इंक्लूडेड लिख दोगे ना, तो इसका मतलब है दीज इंक्लूडेड लोअर रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट। वैसे भी यहाँ से इज शुरू हो गया, अगर इंक्लूडेड लिख दोगे तो ऐसा लग रहा है पास्ट में ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, तो पास्ट की बात नहीं है, इसीलिए ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, दीज अगर आपका सब्जेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म को हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं कर पाते। आईएनजी के पहले हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इज, एम, आर, वॉज वर्ब की। यहाँ पे इंक्लूड्स नहीं होगा क्योंकि ये आपकी सिंगुलर वर्ब है, आपकी प्लूरल वर्ब इंक्लूड करेक्ट आंसर होगा। सो दीज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? लोअर रिस्क। लोअर रिस्क यानी रिस्क कम होता है इसमें, ये भी अगेन इंप्लाइड कंपैरिजन है जो अभी मैंने बताया था। किस चीज का? तो ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बीइंग ओवरवेट। ओवरवेट होने का कम रिस्क होता है इसमें, यही यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा ओवरवेट होने के अलावा ओबेसिटी, देखो ओवरवेट थोड़ी सी छोटी कंडीशन है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा आपकी बड़ी कंडीशन है। इसके अलावा और किस चीज का लोअर रिस्क होता है? टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज भी आपकी बीमारी होगी। इसके अलावा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जो धड़कन तेज होती है उसी को बोल देते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके अलावा हार्ट अटैक का भी रिस्क कम होता है। स्ट्रोक, ये भी एक तरीके का अटैक होता है, इसका भी रिस्क कम होता है। कैंसर और प्रीमेच्योर डेथ, यानी कि ये कहा गया है कि अगर 30 मिनट डेली आप वॉक करते हो तो इससे इतनी सारी चीजों का रिस्क कम हो जाता है। ओवरवेट नहीं होगी, ओबेसिटी नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी टाइप 2 की, हाइपरटेंशन नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा और प्रीमेच्योर डेथ, इन चीजों के रिस्क कम होते हैं। देख लो 30 मिनट की वॉकिंग का कितना बड़ा फायदा है। आगे देखेंगे, वॉकिंग इज ऑल्सो बेनिफिशियल। अब यहां से भी देखेंगे, ये सब ऑब्जेक्ट थे किसके मेरे भाई? बीइंग के आगे लिखा गया, ऑब्जेक्ट नहीं थे। बीइंग आपका वर्ब की मतलब लिंकिंग वर्ब होती है ना, ये तो आगे कॉम्प्लीमेंट है सारे के सारे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, वॉकिंग आपका सब्जेक्ट बना, वॉकिंग इज ऑल्सो बेनिफिशियल। वॉकिंग बेनिफिशियल होती है किस चीज के लिए? तो बेनिफिशियल आपका एडजेक्टिव है, इसके साथ फॉर फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, फॉर बोन एंड मसल हेल्थ। बोन की और मसल की हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल होती है। एंड इज एसोसिएटेड, और ये एसोसिएटेड है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि विथ प्रेपोजिशन था, उसके पहले एसोसिएटेड था, तो एसोसिएटेड के बाद में क्या आ जाएगा आपका? विथ आ जाएगा। देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, वही मिल जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कहा गया है कि जो वॉकिंग है इज ऑल्सो बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल होती है किसके लिए? बोन और मसल हेल्थ के लिए। एंड और वॉकिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड, वॉकिंग एसोसिएटेड है, तो वॉकिंग यहाँ पे लिख नहीं रखा है, कॉमन सब्जेक्ट ले रखा है। जब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं तो सब्जेक्ट कॉमन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड है किस चीज से? लोअर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या होता है? आई गेस हड्डियों का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। ये अभी मैं रिसेंटली घर पे थे, हम एक दिन ऐसे हम बात कर रहे थे, तो अचानक से कई बार ऐसा होता है ना कि रात को सोते सोते पैर में दर्द होने लगता है, उसको बेसिकली रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करने लगा, मुझे लगा कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो रेस्टलेस लेग मतलब रेस्टलेसनेस सी हो जाती है ना, तो वो देख रहे थे, तो उसमें ये कुछ चीजें मैंने देखी थी, तो ऑस्टियोपोरोसिस वहीं पे था, ये टर्म मेंशन थी, और वहां पे यही था कि धीरे धीरे एज के साथ में हड्डियों का कमजोर होना। फिर मैं शीशा देख रहा था कि मैं इतना बुढ़ा हो गया क्या। फिर मुझे बहुत ढूंढने के बाद में अपने बालों में यहाँ पे शायद एक सफेद बाल दिखाई दिया था, ठीक है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है उस वजह से हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हड्डियों का धीरे धीरे कमजोर होना। आई आगे दैट इज, आई का मतलब होता है दैट इज रिडक्शन इन बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बोन डेंसिटी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बेसिकली क्या दिया गया है? सैर्कोपेनिया, तो ये सैर्कोपेनिया भी एक बीमारी है, ये भी बेसिकली आगे डिफाइन कर रखी है, लॉस ऑफ मसल मास, जिसका मतलब है कि मसल मास बेसिकली कम हो जाता है, मसल के अंदर जो आपका मास है ये कम होता है। एंड डायनापेनिया, डायनापेनिया बेसिकली क्या दिया है? लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, यानी कि इसमें मसल की स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पे आपकी बार मास पूरा यानी मोटापा पूरा रहेगा, लेकिन उसकी ना स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वॉकिंग डैश मेंटल एंड ब्रेन हेल्थ टू, वॉकिंग डैश, वॉकिंग बेसिकली क्या करता है? क्या डिग्रेड करता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। वॉकिंग के लिए पॉजिटिव, क्या सेक्लूड करता है? बिल्कुल भी नहीं। वॉकिंग क्या इंक्लूड करता है? आप नहीं, आप कहोगे इंप्रूव करता है। वॉकिंग इंप्रूव्स, क्या इंप्रूव करता है मेरे भाई? मेंटल और ब्रेन हेल्थ को।
टू बेसिकली इसका मतलब है भी, इसको भी करता है। एंड इज एसोसिएटेड विथ, और ये भी जुड़ा हुआ है किससे, लोअर रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव बेसिकली आपकी सोचने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें बेसिकली जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है उसके रिस्क को भी ये कम करता है। डेमेंशिया, डेमेंशिया बेसिकली होता है एज के साथ में चीजों को भूल जाना, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन, इसके अलावा एंजाइटी, इन चीजों को भी ये कम करता है। ये कॉमन बीमारियां डिप्रेशन, एंजाइटी आप सब जानते हैं। वॉकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन, वॉकिंग बेसिकली इसका और क्या परिणाम हो सकता है, देखो रिजल्ट जब वर्ब होती है इसके साथ इन और फ्रॉम दोनों आ सकते हैं। अगर आगे सोर्स को मेंशन करते हैं तो फ्रॉम आता है, अगर आगे फाइनल परिणाम को मेंशन करते हैं तो इन आता है। यहाँ पे वॉकिंग का परिणाम क्या होगा, तो फाइनल आउटकम आ रहा है, इसीलिए इनका प्रयोग कर रखा है, ठीक है। वॉकिंग सिंगुलर के तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स लिखा है हमने। इन बेटर स्लीप क्वालिटी, यानी कि अभी जितनी है उससे बेहतर, इसीलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। तो स्लीप क्वालिटी को भी वॉकिंग बढ़ाता है। एंड ड्यूरेशन, और उससे ड्यूरेशन भी बढ़ता है। ड्यूरेशन तो आप बढ़ाना नहीं चाहोगे, अभी पढ़ाई लिखाई करनी है आप लोगों को। अभी इस पैसेज को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जीवन में अगर वॉकिंग कर ली जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही नहीं लग रहा है, सारी बीमारियों को तो वॉकिंग से खत्म कर दे रहे हैं। अब से डेली शाम को आधा घंटा वॉक करूंगा भाई, आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह यानी कि ये सुधीर कुमार, अच्छा ये कोई और है, ये तो कुमार थे, डॉक्टर कुमार होना चाहिए था। डॉक्टर सिंह स्ट्रेस्ड, इन्होंने स्ट्रेस किया दैट कि पेस इज वन। अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर यहाँ पे पास्ट है तो ये प्रेजेंट कैसे, बेटा जब इन्होंने स्ट्रेस किया था तब ऐसा नहीं था, आज भी ऐसा है। सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। अगर कभी सिचुएशन चेंज ना हो तो मेन क्लॉज पास्ट में होने के बाद भी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्ट्रेस वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, पेस आपकी सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है। ये वन ऑफ आपका बेसिकली किसका काम कर रहा है, वन कॉम्प्लीमेंट का ऑफ प्रीपोजिशन है। इसके बाद में द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स टू कंसीडर, कहा गया कि जो पेस है वॉक करने का, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, जनरली एडजेक्टिव सुपरलेटिव होता है, आर्टिकल द आता है। किस चीज का फैक्टर है, टू कंसीडर, यानी कि कंसीडर करना चाहिए। सिंपली वॉकिंग एट अ स्लो स्पीड वॉन्ट बी एज डैश, तो कहा गया है कि सिंपली, सिंपल तरीके से वॉक करें एट अ स्लो स्पीड, स्लो स्पीड पे वॉन्ट बी। अब आप कहोगे सर विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, तो इसका सब्जेक्ट क्या है। आप कहोगे सिंपली वॉकिंग, तो वॉकिंग आपका सब्जेक्ट है, वॉकिंग आपका सब्जेक्ट है, और कैसे वॉक करना, सिंपली। आप कहोगे वॉकिंग अगर सब्जेक्ट है तो फिर ऐसे केस में सिंपली क्यों, सिंपली इस पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है। दूसरा, वॉकिंग बेसिकली जीरंड है, जीरंड को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। जीरंड बनता किससे, वर्ब से, ये वर्ब से बनता है, इसीलिए इसके अंदर वर्ब के कुछ गुण रह जाते हैं, इसीलिए ये नाउन होने के बावजूद भी एडवर्ब ले सकता है। तो सिंपली वॉकिंग काफी नहीं है, ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो। और कैसे वॉक करना, तो एट प्रीपोजिशन है अ स्लो स्पीड, वॉन्ट यानी विल नॉट बी। एज डैश, वो कैसी नहीं रहेगी, एज डेरोगेटिव, परफंक्ट्री, इफेक्टिव या सेडक्टिव। सबसे पहले एकमात्र वर्ड है इसमें जो कि पॉजिटिव है, दैट इज इफेक्टिव। सेडक्टिव तो जो किसी को सिड्यूस करते हैं ना, ललचाना एक तरीके से, उसकी बात कर रहे हैं। डेरोगेटिव, डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं ना किसी को नीचे दिखाने के लिए। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मीनिंग बताएंगे एक बार फटाफट से। ये आप इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में ले सकते हैं, आप लोग ऐसे कमेंट नहीं करते हो, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये, ठीक है, QOD लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि मुझे भी ये पता चले कि आप लोग वीडियो देखने भी आते हो या सिर्फ मतलब देखने ही आते हो, या कमेंट वमेंट भी कर सकते हो, तो करके बताना परफंक्ट्री। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक वर्ड दिया था, लास्ट वाला जो मॉक टेस्ट था जिसका आंसर था बेसिकली नोटोरियस, ठीक है, इग्रेजियस मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो नोटोरियस उसके लिए वर्ड था। इसका अगली वीडियो में बताएंगे आपको, तो इसका जरूर आपको मीनिंग मेंशन करना है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वॉन्ट बी एज इफेक्टिव। सिंपली बहुत स्लो स्पीड में वॉक करना इफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि टू सी मोर बेनिफिट्स, ज्यादा बेनिफिट्स देखने के लिए इंक्रीजिंग योर पेस ओवर टाइम इज इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे समय के साथ अपनी पेस को इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट होता है। एज अ ब्रिस्क वॉक, एज अ ब्रिस्क वॉक, अब देखो एज आपका कंजंक्शन है, क्योंकि अ ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क यानी कि थोड़ी सी तेजी से चली गई, तो वॉक आपका नाउन है, ब्रिस्क एडजेक्टिव है, ए उसके लिए आर्टिकल है, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए नहीं, नाउन के लिए। हेल्प करता है, ये किस में हेल्प करता है, बर्न मोर फैट, इसमें फैट ज्यादा बर्न होती है। एंड ये बूस्ट करता है बॉडीज मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। दिस इन टर्न, और ये बदले में ऑल्सो इंप्रूव करता है कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ, ये आपकी रेस्पिरेटरी और कार्डियो दिल वाली हेल्थ है, उस सबको भी बेसिकली इंप्रूव करता है। सैड डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह ने ऐसा कहा।
अच्छा पैसेज, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वॉकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी जाके सबसे पहले वॉक करके आऊँगा मैं, बाकी सब बाद में देखूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर मॉक टेस्ट। आपके अगर आपने ये मॉक टेस्ट लगाया है तो कितने आपके मार्क्स आए एक बार ज़रूर बताएंगे। ये कुछ बीमारियाँ जो कि इस पैसेज में मेंशन थी, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर जो कि हाई हो जाता है, हाई बीपी बेसिकली, और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, अ कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम वीक एंड आर इजीली ब्रोकन यूजुअली व्हेन पीपल गेट ओल्डर और बिकॉज दे डू नॉट ईट इनफ ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, तो तब होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। और इसके अलावा डायनापेनिया, ये बताया था, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके अलावा सार्कोपेनिया, लॉस ऑफ मसल मास, सार्कोपेनिया, तो ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि डेमेंशिया होता है। डेमेंशिया बेसिकली क्या होता है, आपका लॉस ऑफ मेमोरी, ब्रेन कंडीशन बेसिकली, और ये उम्र के साथ होता है। और एक होता है आपका क्या, अमनेशिया, ये भी बेसिकली क्या है, मेमोरी लॉस होता है, लेकिन ये उम्र के साथ नहीं है, ये बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे हो रहा है। ये आपकी क्या है, मेडिकल कंडीशन है, धीरे धीरे याददाश्त खोने की। ये आपका होता है एक बीमारी अफेशिया, ये होता है एबिलिटी टू स्पीक, बेसिकली जो आपके बोलने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। एक आपका होता है एस्फिक्सिया, जब आप सांस वांस नहीं ले पा रहे होते हैं, तो ये कुछ बीमारियां होती हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आपके कुछ डाउट्स भी रहते हैं कि सर कुछ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सब कहाँ मिलती हैं, तो भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये अपडेटेड चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, आप ये जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे जुड़े रहें, जिससे कि आपको बहुत सारी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, मेडिकल, फिजिकल, किसी भी एग्जाम के किसी पोस्ट, या कोई भी जानकारी आपको चाहिए किसी पोस्ट के बारे में, किसी नौकरी के बारे में, या किसी मेडिकल के, फिजिकल के एग्जाम के बारे में, या आपको और भी कोई किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। हालांकि फिलहाल डीपी चेंज हो गई है, लेकिन पुरानी डीपी यही थी, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़े, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। मॉक टेस्ट कैसा लगा प्लीज़ एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा। परफंक्ट्री आपको एक होमवर्क के लिए वर्ड दिया है, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है कि क्या उसका मीनिंग होगा। सो मिलेंगे मेरे भाई अगली वीडियो में एक बार फिर से नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाकी की वीडियोस देखते रहें। PQRS की वीडियो एक बार जरूर देख लें। अगर बेसिक्स में दिक्कत है, सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की वीडियो जरूर देखें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।